और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड के धारचूला की घटना, पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में बादल फटने की खबर आ रही है। बादल फटने से एनएचपीसी कॉलोनी तपोवन में झील बन गई है, जिससे धारचूला का खतरा और मंडरा रहा है। आपको बता दें, एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम घटनास्थल की तरफ रवाना हो चुकी है। धारचूला में ही 8 से 10 लोगों के लापता होने की इस वक्त खबर मिल रही है और कुछ घरों को भी नुकसान पहुंचा है। बादल फटने से 7 घर जमींदोज हो गए हैं और साथ ही आपको जानकारी दे दें कि धारचूला में ही 8 से 10 लोगों के लापता होने की खबर मिल रही है। उत्तराखंड से बड़ी खबर। बादल फटने के बाद इस घटना को लेकर के लगातार लोगों में डर का माहौल। बादल फटने से एनएचपीसी कॉलोनी तपोवन पूरी तरीके से झील में तब्दील हो गई। तो इस खबर पर आगे भी आप तक अपडेट्स हम पहुंचाते रहेंगे। बात कर लेते हैं यूपी की। यूपी में बाढ़ बारिश ने एक बार फिर से जोरदार दस्तक दे दी है। कुछ जिलों में हो रही लगातार बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर से परेशानी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। यूपी में बाढ़ से कैसे हालात बिगड़ चुके हैं, देखिए इस रिपोर्ट। अगस्त में फिर बाढ़ का आतंक, जिंदगी पर पानी का अतिक्रमण, सैलाब में समा गई सड़कें, बढ़ते जल स्तर ने बढ़ाई चिंता। अगस्त का महीना खत्म होते होते यूपी में बाढ़ ने एक बार फिर एंट्री मार दी है। पैर पसारती नदियों के प्रसार से पहले ये तस्वीरें देख लीजिए। अंडरपास में फंसी बस आधी डूबी हुई है। बस की हेडलाइट के नीचे का हिस्सा नजर नहीं आ रहा है। बस के पास खड़े एक शख्स से पानी की गहराई का ठीक से अंदाजा लग रहा है। बस में सवार लोग मदद की उम्मीद में खिड़की से झांक रहे हैं। आखिरकार प्रशासन की तरफ से मदद पहुंचती है। पहले बस को जेसीबी से धक्का लगाया जाता है और फिर रस्सी से बांधकर बाहर निकाला जाता है। ये सुबह पानी भरा तो अंडरपास में पानी बरस रहा था, अंडरपास में भर गया था। हम लोग दोनों तरफ खड़े हुए थे, लोग बराबर बता रहे थे गाड़ी ना ले जाओ, लेकिन ये बात नहीं माने और कह रहे थे निकल जाएगी। फिर गाड़ी उस पर फंस गई। फिर हम लोगों ने पूरी नगर पालिका की टीम, सफाई नायक मुफ्ती हसन के साथ में नगर पालिका की टीम बुला के और जेसीबी मशीन से बुला के नीचे बाहर निकलवाया। बस की तरह ही एक बोलेरो कार सवार को भी पानी की गहराई का अंदाजा नहीं लगा। प्रशासन ने बोलेरो को भी जेसीबी की मदद से बाहर निकाला। तस्वीरें यूपी के इटावा जिले की हैं, जहां लगातार बारिश से सिविल लाइंस इलाके में 2 बस और 1 बोलेरो अंडरपास में फंस गई, जिसे करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका। नदियों के बढ़ते जलस्तर ने यूपी में एक बार फिर परेशानी बढ़ा दी है। देखिए घाघरा नदी किस रफ्तार से किनारों को निगलती जा रही है। गंगा से लेकर घाघरा नदी तक इन दिनों उफान पर है। गोंडा में घाघरा खतरे के निशान से 34 सेंटीमीटर यानी 1 फीट से भी ज्यादा ऊपर बह रही है, जिसका नतीजा ये हुआ कि सैकड़ों एकड़ में लगी धान और गन्ने की फसल बाढ़ के पानी की भेंट चढ़ गए। है नहीं, शाम को जल काटी, कुछ बीमार है जा, कुछ हुआ तो यहाँ कोई सहायता है नहीं भैया। कोनो दरिया में कोनो जाए डगर नहीं सुझाव थी कि कौनी मर जाए, कहाँ जाए दवाई तो करावे, कहाँ खाने का रहने का कहूँ ठिकाना है नहीं। बहराइच जिले में तो और बुरा हाल है। गांव के बीच से घाघरा का पानी बह रहा है। सारे रास्ते पानी में समाये हुए हैं। लोगों के लिए नाव ही एकमात्र आखिरी सहारा है। बहराइच में करीब 2 दर्जन गांव बाढ़ में डूबे हैं। लोग अपने मवेशियों के साथ सरकारी स्कूल और पंचायत भवन का रुख कर रहे हैं। यहाँ पे पहली बार 12 साल के बाद इतनी बारिश की वजह से यहाँ गाँव वालों की आपत्ति हो रही है। यहाँ काफी आदमी का नुकसान पहुंचा है। खेती बाढ़ के कारण खेती सारी बुड़ चुकी है। ये पानी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बहुत ज्यादा ही बढ़ रहा है। घाघरा की तरह ताप्ती नदी भी रौद्र रूप धारण किए है। सिद्धार्थनगर जिले के सैकड़ों गांव और हजारों बीघे में लगी फसल राप्ती की भेंट चढ़ चुके हैं। कई गाँव का जिला मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह खत्म हो चुका है। बाढ़ के पानी ने घर आंगन में घुसपैठ कर ली है। यूपी में बाढ़ की दूसरी लहर की बात करें तो 18 जिलों के करीब 620 गांव बाढ़ प्रभावित हैं। सरकारी आंकड़े के मुताबिक 148 गांव का सड़क संपर्क कट गया है। एसडीआरएफ, पीएसी के साथ साथ एनडीआरएफ की तैनाती भी की गई है। नदियों के बढ़ते जलस्तर ने लोगों के माथे पर परेशानी की लकीर गहरी कर दी है।
तो ये तस्वीरें आपने देखी, हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रणवीर जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रणवीर, हमने इस रिपोर्ट में ये भी दिखाया है लोगों को कि किस तरीके से वो लोग परेशान हैं जिनके जो घर बार हैं वो बढ़ते हुए जलस्तर की वजह से उनसे छिन गए हैं। ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है? देखिए, सरकार ने अपनी तरफ से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी को अलग अलग जगहों पर तैनात किया है। इस वक्त 66 ऐसी टीमें हैं जो इन बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगाई गई हैं और लगातार जो राहत आयुक्त की तरफ से और मुख्यमंत्री ऑफिस की तरफ से निगरानी रखी जा रही है कि जो भी लोग बाढ़ प्रभावित हैं उन तक राशन पहुँचे, उन तक शरण बनाया जाए जहाँ वो रह सकें। और इसके अलावा जो लोग बंधों पर रह रहे हैं क्योंकि उनके मवेशी हैं, उन लोगों के लिए तिरपाल वगैरह की व्यवस्था हो। अगर बात करें बाढ़ की स्थिति की तो यूपी में 18 ऐसे ज़िले हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं और 650 गांव, और इन 650 गांवों में करीब 150 गांव ऐसे हैं जिनका सड़क संपर्क टूटा है। ऐसे गांवों में नाव के इंतज़ाम कैसे हों, मेडिकल टीम के इंतज़ाम कैसे हों, ये सारी व्यवस्था सरकार देख रही है। और लगातार जिस तरीके से प्रदेश में बारिश लगातार हो रही है और इस वक्त अगर गोरखपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, ये सारे जो ज़िले पूर्वांचल के आते हैं, इन ज़िलों में बाढ़ आई है। यानी कि इसका सीधा असर नेपाल के पानी से भी होता है और जो इस इलाके में बारिश हो रही है वो भी हो रहा है। तो मुख्यमंत्री का शहर गोरखपुर से लेकर आसपास के सारे ज़िले प्रभावित हैं और यहाँ पे यूपी में सीएम ऑफिस से लेकर राहत आयुक्त के दफ्तर तक लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जी रणवीर, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। लगातार अपनी नजर बनाकर रखिए। और देखिए, बिहार का हाल भी कुछ इससे जुदा नहीं है। जून जुलाई में बाढ़ की तबाही झेलने वाले बिहार में भी सैलाब का सीजन 2 शुरू हो चुका है। बिहार से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे साफ है कि लोगों की इस बेबसी के लिए सिर्फ प्रकृति जिम्मेदार नहीं है। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। खेत खलिहान सब पानी में समाये हुए नजर आ रहे हैं। नदी के ओर छोर का पता लग पाना मुश्किल है। साल में चौथी बार पानी का तांडव झेल रहे पूर्वी चंपारण जिले में आजकल चारों तरफ कुछ ऐसा ही मंजर नजर आ रहा है। सड़कें पानी में डूबी हुई हैं, फसलें बाढ़ के पानी में डुबकी लगा रही हैं। खेत में खड़े शख्स को देखिए, खेतों में कमर से ज्यादा पानी भर चुका है। एक हफ्ते से हो रही बारिश की वजह से सिकरहना, बागमती और लाल बकिया नदी एक बार फिर कहर बरपा रही है। दर्जनों गांव को एक बार फिर पानी ने जकड़ लिया है। फसलें तबाह हो गई हैं। आएगा ऊपर से आएगा तब ना हम लोग देंगे, यही तो बात कहकर हम लोग को हटा दिया जाता है। कौन सा नदी है? ये बागमती है, बकिया और बागमती दोनों है। ये रोड जो सड़क है कहाँ कहाँ तक जाती है? ये शिवहर तक जाके मिलती है, ढाका से शिवहर मिलती है। कब से ठप है? ये जब बाढ़ आती है तो ठप हो जाता है, बरसात में पूरे ठपे समझिए। बाढ़ से ग्रामीण इलाकों का तो बारिश से शहरी इलाकों का हाल बुरा है। सड़क पर तैरती नजर आ रही पहियों की ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर के बेला इंडस्ट्रियल एरिया की हैं। बारिश के बाद जल भराव की वजह से यहाँ कामकाज ठप होने की कगार पर पहुँच चुका है। इंडस्ट्रियल एरिया में 2 से 3 फीट पानी भरा हुआ है। कई फैक्ट्रियों की मशीनों में पानी घुस चुका है। परिक्षेत्र जो है वन में लगभग 2.5 फीट अभी पानी है। मेरे कार्यालय और मॉल के बीच में लगभग 2.5-3 फीट पानी है। कर्मी को भी जाने में परेशानी, उद्यमी भी आते हैं उनको भी परेशानी है। और ये अभी निकासी का एक नाला वाला कुछ खोला गया है, धीरे धीरे पूरे शहर का जल जमाव यही होता है। लोगों को परेशानी के इस मुकाम तक पहुंचाने में प्रकृति से ज्यादा प्रशासन जिम्मेदार नजर आ रहा है। प्रशासन कहीं पानी निकासी में नाकाम है तो कहीं पुल तक मुहैया करवाने में। ये तस्वीरें दरभंगा के बिरौल क्षेत्र की हैं। लोगों ने चंदा इकट्ठा करके जो चचेरी का पुल बनवाया है वो कमला नदी में पानी बढ़ने से बह गया। अब 4 किलोमीटर की जगह लोगों को 17 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाकर जाना पड़ रहा है, जिससे छात्रों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। लद्दू का पुल बन जाता है तो हमारे लिए सुविधा होगा कि हमारा कोचिंग का डिस्टेंस कम हो जाएगा, 4 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। लेकिन अभी हो क्या रहा है, पुल बना हुआ नहीं है तो लगभग 15 किलोमीटर 30 किलोमीटर आना जाना हो जाता है। तो साइकिल से तो हम लोग 30 किलोमीटर आ जा सकते नहीं हैं। लेकिन देख सकते हैं आप अभी भी पानी आया हुआ है। पहले भी कोरोना का हमारा पढ़ाई का काफ़ी व्यस्त रहा, बिजी रहा, लेकिन अभी हाल फिलहाल में खुला है, पानी के कारण फिर से हमारा मतलब पढ़ाई बर्बाद हो रहा है। उत्तरी बिहार के इन इलाकों में हर साल बाढ़ से ऐसी ही बेबसी की तस्वीरें सामने आती है और बाढ़ की तरह ही प्रशासन की लापरवाही में भी कोई बदलाव नजर नहीं आता।
तो देखिए, उत्तरी बिहार एक बार फिर से बाढ़ की चपेट में है। बिहार के वैशाली से हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारे संवाददाता निधि श्री। बिहार की स्थिति हर बार ऐसी ही होती है। वहाँ के लोगों को कितना और इंतजार करना पड़ेगा कि वहाँ की स्थिति में कुछ सुधार आए? देखिए, आप जो अभी कह रहे थे ना कि बिहार में बाढ़ का सीज़न 2 शुरू हुआ है, ऐसा नहीं है शिका। बिहार में बाढ़ का इस साल सीज़न 4 शुरू है, क्योंकि मैं चौथी बार निकली हूँ और मैंने वही परेशानियाँ देखी हैं जब जून के महीने में अलग अलग ज़िलों में लोगों के हालात थे। मैं इस वक्त वैशाली ज़िले में हूँ, भगवानपुर प्रखंड है और हरिवंशपुर गाँव है। पहले आपको पीछे की स्थिति दिखा दें। ये पूरा का पूरा हिस्सा पानी में है और ये चापाकल है। चूँकि मैं अभी थोड़ी ऊँचे जगह पर हूँ, इसलिए मेरे लिए आप तक बात कर पाना बिना पानी में खड़े हुए आसान हो रहा है, लेकिन चापाकल की स्थिति देख सकती हैं। अच्छा, दूसरी स्थिति क्या है यहाँ पर? आसपास में जिन लोगों के घर हैं, इनके घरों में क्या हालात है ये देखिए ज़रा। अब ऐसे में भला कोई कैसे रहेगा? पूरे घर में पानी है, पूरा का पूरा पानी। और पिछले लगभग 10 दिन से ऐसी स्थिति है कि पूरे घर में पानी है और लोगों के पास रहने के लिए नहीं है, कुछ खाने के लिए नहीं है। खाने के नाम पर क्या है? तो ये सामने आपको महिला दिख रही है, हेमंता देवी। मैंने पूछा क्या खाती हैं, तो इन्होंने इस तसले में ये घोंघा दिखाया है मुझे। ये उपाय है इनके पास खाने के लिए। एक चूल्हा मुझे दिख रहा है यहाँ पर। अब इस चूल्हे को अगर आप देखेंगे, आसपास के इलाके में जितनी महिलाएं हैं वो इसी चूल्हे पे खाना खाती हैं, लेकिन इस तवा को आप देख लीजिए, इस पे खाना बन पाएगा क्या? माचिस जो है वो पूरा खराब हो चुका है। तो ये स्थिति है इस आसपास में। अच्छा, दूसरा घर मैं आपको दिखा दूँ एक बार। इस घर में भी वही स्थिति है, क्योंकि सामान निकाल के कहाँ जाएंगी, सड़क पर पानी है, घर में भी पानी है। और ये इधर आइए तो ज़रा, क्या नाम है आपका? आरती कुमारी। तो सड़क पे क्यों नहीं रह रही हैं? पानी है पूरा। पानी हाँ कहाँ है? अच्छा, सड़कों पर आपको स्थिति में ज़रा दिखा दूँ। प्रशासन को लग रहा होगा कि यहाँ पर पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं। ज़रा कैमरा पर्सन विशाल राय मेरे तस्वीर दिखाएंगे। ये सड़क है और मुख्य सड़क पर पानी है। और आगे देखिए, चूंकि चचरी का एक थोड़ा सा बड़ा पुल इन लोगों ने, पुल भी नहीं है, चचरी का एक पटरी जो है वो इन लोगों ने बनाया है, ग्रामीणों ने अपने थोड़े बहुत पैसे जुटाकर। और इसी से यहाँ से आगे जाने का रास्ता है, क्योंकि सड़क जो है वो तकरीबन नीचे 10 फीट गड्ढा है, लिहाजा यहाँ से कोई आदमी आसानी से पार नहीं कर सकता है। ये स्थिति है इस आसपास में। और इस तरफ की स्थिति जरा दिखाइए, पूरा ही पानी। बिल्कुल, मतलब घर पर पानी, सड़क पर पानी। और यहाँ पर ये लोग बता रहे हैं कि ना तो कोई वार्ड परिषद से। जी बिल्कुल, दिखाइए आप तस्वीरें। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तमाम घरों में पानी है। और यहाँ इन लोगों की शिकायत ये है कि यहाँ कोई भी नहीं आया है। प्लास्टिक, पन्नी, खाने पीने के नाम पर कुछ भी इन लोगों की मदद नहीं की गई है। ये महिला यहाँ पर है, क्या तकलीफ हो गई? हमें तकलीफ है, 1-1.5 महीना से मैंने पानी आ रहा है, कोई नहीं आया, कोई नहीं सुनवाई लेता है, कोई नहीं। आप पानी में फूल रहे हैं, यहाँ से उजार पुजार के गया हुआ, वहाँ दूसरा के घर में बस रहे हैं। अब वो कोई उपाय नहीं है, क्या खाए, क्या रहे, कहाँ रहे? पानी घुस गया, पन्नी लाए हो 300-400 के, उस पर रखने के लिए वो फट गया, चूहा काट दिया। अब कुछ है ना करे। तो आप लोग स्कूल में क्यों नहीं चली जाती? कहाँ स्कूल दिया? इधर रोड टूटा हुआ है, इधर जाने में न बनते हैं, इधर पूरा पानी में हिला हुआ है, स्कूलों में हिला हुआ है। इस इलाके में देखिए बया नदी बहती है और बया नदी में इन दिनों चूंकि उफान पानी का इतना ज्यादा है कि न सिर्फ वैशाली बल्कि आसपास में मुजफ्फरपुर जिला है और थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ूंगी तो दरभंगा है। तो इस पूरे इलाके में एक बार फिर से पानी आ गया और स्थिति जो है बिल्कुल तस्वीरें साफ तौर पर बता रही है निधि कि वहाँ के लोगों का हाल क्या है। लोग बयां भी कर रहे हैं। तो जिस बिहार में बहार होनी थी वहाँ केवल बाढ़ है। आपने भी कभी कार या स्कूटर को धक्का देकर स्टार्ट किया होगा। अगर आपको लगता है कि आपने ऐसा करके कोई बड़ा कारनामा किया है तो फिर एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जिसे देखकर आपके मन में हंसी, हैरानी और सवाल तीनों एक साथ आएंगे। ये हिंदुस्तान की उस शौर्य गाथा का मुखड़ा है जो फूंक मारकर रॉकेट चांद पर पहुंचाने का मादा रखता है। ये गाड़ी खरीदने से पहले माइलेज पूछने वाले हिंदुस्तान के बाजुओं की ताकत है जो सिर्फ एक धक्के से हिंदुस्तान को मंगल ग्रह पर पहुंचा देने का भरोसा रखते हैं। लेकिन हाय रे किस्मत, सरकारें हैं कि ध्यान ही नहीं दे रही। अरे वो इसरो वाले सिवन
बेकार में पीएसएलवी को अंतरिक्ष में पहुंचाने में इतनी मेहनत करते हैं। इन जाबाजों को मौका दें तो गुलेल में पीएसएलवी रखकर अंतरिक्ष के चक्कर लगवा दें। इन तस्वीरों में दरअसल हिंदुस्तान की प्रगति छिपी है। पहले कार को धक्का लगाते थे, अब ट्रेन को धक्के आ रहे हैं। कार को धक्का लगता था तो क्लच पर पैर रखकर पहली गियर लगाते ही वो स्टार्ट हो हवा से बातें करने लगती थी। यहाँ भी मानो इसी उम्मीद में धक्का लग रहा है कि ड्राइवर साहब क्लच दबाएंगे और पहला गियर लगाएंगे तो ये बोगी भी हवा से बातें करने लगेगी। लेकिन हाय रे मजबूरी, इतने लोगों के धक्के के बावजूद रेलवे की बदहाली की मशीनरी स्टार्ट नहीं हो रही। तस्वीरें हरदा के टिमरनी रेलवे स्टेशन की हैं, जिसको धकियाया जा रहा है वो रेलवे का टावर वैगन है। वैगन का काम OH लाइन में सुधार करना है, लेकिन ट्रैक पर अचानक ही तकनीकी खराबी आ गई। अब वैगन तो ठहरी मशीन खराब हो गई तो रुक गई। अधिकारियों के माथे पर भी कोई शिकन नहीं आई। शिकन तब आई जब उसी ट्रैक पर पवन एक्सप्रेस आने की सूचना मिली। आनन फानन में रेलवे अधिकारियों ने वैगन को हटाने का वही तरीका निकाला जो वो अपनी स्कूटर या कार को स्टार्ट करने में लगाते हैं। जोर से बोलो हैशा। फिर क्या था, अफसरों का आदेश हुआ तो रेलवे के मजदूरों को लगा दिया गया काम में। और कमाल तो इस बात का है कि रेलवे के मजदूरों ने धक्का देकर इस वैगन को दूसरे ट्रैक पर पहुंचा भी दिया। उसके बाद 2 घंटे तक सिग्नल पर खड़ी पवन एक्सप्रेस सरपट करके निकल गई और साथ ये सवाल छोड़ गई कि धक्का लगाकर कब तक खराब तंत्र को संभाला जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, टोक्यो पैरा ओलंपिक से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ओलंपिक की तरह ही पैरा ओलंपिक में भी तिरंगा इस वक्त लहरा रहा है। 10 मीटर एयर राइफल में अवनी लेखारा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। अवनी ने 249.6 पॉइंट स्कोर किए हैं, जो कि पैरा ओलंपिक के 10 मीटर एयर राइफल में एक रिकॉर्ड है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि डिस्कस थ्रो में भी योगेश कथुनिया ने मेडल पक्का कर लिया है। योगेश के गोल्ड मेडल जीतने की संभावनाएं अभी जिंदा है। तो पैरा ओलंपिक में भी भारत का तिरंगा बखूबी लहरा रहा है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन, अवनी लेखारा ने गोल्ड मेडल जीता। और आपको ये भी बता दें कि योगेश के गोल्ड मेडल जीतने की संभावनाएं हैं। योगेश कथुनिया ने फिलहाल मेडल पक्का कर लिया है और डिस्कस थ्रो में ये मेडल पक्का किया गया है और अब भी योगेश के गोल्ड मेडल जीतने की संभावनाएं हैं। ये देखिए 2 तस्वीरें इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर मां अवनी की नजर आ रही है उसमें, और दूसरी तस्वीर देखिए किस तरीके से पैरा ओलंपिक में जीतने के बाद और ये शूटिंग के दौरान ये वो तस्वीर बात है। आपके आगे बच्चे गोद में खेले बड़े, आज देश का नाम रोशन करा, गोल्ड लाए, क्या कुछ कहेंगे? बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। गर्व हो रहा है मेरे को डब्बू के ऊपर। अच्छा, आप डब्बू बुलाते हैं प्यार से? अवनी लेकरा। अच्छा, अवनी लेकरा। तो जन्माष्टमी का गिफ्ट दे दिया आपको उन्होंने? हाँ, और क्या। वो तो है कि आशीर्वाद देना चाहेंगे, कुछ कहना, मैसेज देना चाहेंगे उनको ताकि उनका हौसला और बढ़े अगले मैचेस के लिए? हाँ, बहुत खुशी की बात है और आगे बढ़े। ठीक। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एक तरफ अवनी की मां है जिन्हें अभी आप सुन रहे थे, और दूसरी तरफ अवनी की तस्वीर आप देख रहे हैं। अवनी ने आपको बता दें 249.6 पॉइंट स्कोर किए हैं, जो कि पैरा ओलंपिक के 10 मीटर एयर राइफल में एक रिकॉर्ड है। इस वक्त हमारे साथ कुंतल चक्रवर्ती जुड़ रहे हैं। कुंतल, पैरा ओलंपिक में भी भारत का तिरंगा बखूबी लहरा रहा है। जी बिल्कुल, और चौथा मेडल आज भारत को मिल गया है और पहला गोल्ड मेडल ये 19 साल की है अवनी लेखारा। बहुत ही टैलेंटेड शूटर है और ना सिर्फ ये पैरालंपिक रिकॉर्ड है बल्कि उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इक्वल किया है इस इवेंट में। 10 मीटर एयर राइफल के इस इवेंट में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उन्होंने इक्वल कर दिया है। 249.6 का स्कोर उन्होंने किया है। सबसे बड़ी बात कि आज और भी मेडल आ सकता है और एक और मेडल पक्का हो गया डिस्कस थ्रो से। हालांकि वहाँ गोल्ड मेडल जो आप कह रही थी, इसमें एक थोड़ा अपडेट मैं देना चाहूंगा। अपडेट यह है कि गोल्ड मेडल का संभावना
फिलहाल नहीं है, लेकिन सिल्वर मेडल पोजीशन पर चल रहे हैं वहाँ भारतीय एथलीट, और वहाँ से 5वां मेडल भी आ जाएगा। 1 मेडल होल्ड पर है, जिसको कल चैलेंज किया गया था ब्रॉन्ज मेडल, तो वो भी आ सकता है। और जैवलिन थ्रो इवेंट भी चल रहा है, जहाँ देवेंद्र झझड़िया समेत 2 बार के गोल्ड मेडलिस्ट समेत और भी 2 भारतीय एथलीट है। तो आज ऐसा हो सकता है कि मेडल टैली में टॉप 15 या 20 कंट्रीज में आ सकता है भारत दिन के अंत तक। जी कुंतल, ये बताइए, योगेश कथुनिया को लेकर भी कहा जा रहा है कि उनसे भी उम्मीदें बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल, वो फिलहाल सिल्वर मेडल पोजीशन पर चल रहे हैं। थोड़ा अपडेट मैं देना चाहूंगा, क्योंकि वो जब आप बात कर रही थी तो तब तक वो गोल्ड मेडल पोजीशन पर थे, लेकिन थोड़ी देर पहले वो सिल्वर मेडल पोजीशन में आ गए हैं। तो शायद उनको सिल्वर मेडल, उम्मीद ये है कि सिल्वर मेडल मिलेगा, तो वो भारत के लिए 5वां मेडल होगा। लेकिन जैवलिन थ्रो है और कई सारे इवेंट आज हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि आज दिन के अंत तक भारतीय जो कंटिंजेंट है 15 से 20वें पोजीशन तक आ सकते हैं, क्योंकि कल तक भारत का पोजीशन था 42, आज शायद टॉप 20 कंट्रीज में आ सकते हैं भारतीय एथलीट। इस वक्त काबुल से एक बड़ी खबर आ रही है, उसका अपडेट आपको बता दें। काबुल शहर के ऊपर कई सारे रॉकेट देखे जाने की खबर हमें मिल रही है। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक कई सारे रॉकेट काबुल के ऊपर देखे गए हैं। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि रॉकेट का टारगेट क्या था और रॉकेट ने हिट कहां पर किया। तो आपको बता दें, इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर है। अफगानिस्तान के काबुल में कई सारे रॉकेट धमाके हुए हैं। काबुल शहर में हड़कंप का माहौल है इस वक्त, और एक बार फिर से काबुल शहर दहल गया है। यहाँ पर ये रॉकेट किसने दागे, इन्होंने किस इलाके में स्पेसिफिकली हिट किया है नहीं पता, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, भयावह तस्वीरें काबुल से इस वक्त मिल रही हैं। लोगों के यहाँ वहाँ भागते हुए की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। काबुल एक बार फिर से दहल गया है। ये तस्वीरें, माफ कीजिएगा, कल की है, लेकिन आज न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई सारे रॉकेट इस वक्त काबुल के एयरस्पेस में देखने को मिले। तो काबुल शहर में हड़कंप का पूरी तरीके से माहौल, लगातार एयर स्ट्राइक की भी खबर अमेरिका से आती रही है, और ऐसे में इन तस्वीरों को देखना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि कई सारे अफगानी लोग वहां पर इस वक्त हैं जो इस वक्त देश को छोड़ना चाहते हैं। इसके साथ ही अमेरिकी सैनिक भी मौजूद हैं और भारतीयों की भी तादाद कम नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि ये काबुल पर जिस तरीके से परेशानियों का दौर देखा जा रहा है, जिस तरीके से दिक्कतें देखी जा रही है, ऐसे में लोगों को आखिर बचाया कैसे जाए। रॉकेट के टारगेट को लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन इस पूरी तस्वीरों को देखते हुए और रॉकेटों के उड़ने के इन खबरों के बाद काबुल में पूरी तरीके से हड़कंप का माहौल है, हर कोई डरे हुए है। ये जो तस्वीर अब से कुछ देर पहले आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे थे ABP न्यूज़ के माध्यम से, वो कल की तस्वीरें थी जब ऐसी ही एक खबर आई, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल था, और इस वक्त काबुल शहर में एक बार फिर से हड़कंप का माहौल है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोरोना की। देखिए, कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी पड़ने के बाद देश के कई राज्यों में स्कूल खोले जा रहे हैं। इस बीच मेदांता अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहान ने स्कूलों को दोबारा खोलने के फैसले को जल्दबाजी बताया, लेकिन एम्स से जुड़े एक्सपर्ट का मानना है कि स्कूल खुलने चाहिए। और ये एक जहाँ भी स्कूल खोले जा रहे हैं वो मुझे लगता है एक सही दिशा में बढ़ाया हुआ कदम है। दुनिया में ये एक्सपेरिमेंट जो हुआ है स्कूल खोलने का, उसमें काफी सारी डेंजर्स आए हैं। काफ़ी समय हो गया है और बच्चों के हमने जो उनका जो शिक्षा है वो भी उतनी ही आवश्यक है। अगर जो ये वेव जल्दी आ गई तो वो बिल्कुल मुश्किल होगी बच्चों के लिए। एक तरफ स्कूलों को खोलने की तैयारी, दूसरी तरफ कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी। एक तरफ बच्चों की पढ़ाई की फिक्र, तो दूसरी तरफ संक्रमण से सुरक्षा की चिंता। ऐसे में अभिभावक करे तो क्या करे। दिल्ली में 1 सितंबर से स्कूल खुलने जा रहे हैं। देश के दूसरे राज्यों में भी तमाम सावधानियों के साथ बच्चों की शिक्षा को पुरानी रफ्तार लौटाने की तैयारी है।
दलील ये है कि ऑनलाइन क्लास कभी भी क्लासरूम में होने वाली पढ़ाई का विकल्प नहीं बन सकते। ऑनलाइन एजुकेशन कभी भी ऑफलाइन एजुकेशन का विकल्प नहीं हो सकती। स्कूल भले ही खुल रहे हैं, लेकिन हर माँ बाप अभी अपने बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर आश्वस्त नहीं है। स्कूल खोलने को लेकर जानकारों की राय भी बटी हुई है। वेदांता के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहन के मुताबिक दुनिया के दूसरे देशों में स्कूल खोलने का फैसला भारी पड़ा था और बच्चों को लेकर हमारी तैयारी अभी अधूरी है। लेकिन एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन के डॉक्टर पुनीत मिश्रा का कहना है कि बच्चों को कोविड का खतरा कम है। हिंदुस्तान में हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, तादाद इतनी ज्यादा है और हमारी जो बच्चों के लिए फैसिलिटीज है वो उसमें काफी कमी है। और ऑल्दो ये फ्लैग हुआ है और तैयारी हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से भी, प्राइवेट की तरफ से भी, पर अभी तो शुरू हुआ है। हमारे को ये अगर जो ये वेव जल्दी आ गई तो वो बिल्कुल मुश्किल होगी बच्चों के लिए। बच्चों में कोविड का खतरा हमें शुरू से मालूम है कि बच्चों में खतरा बहुत कम है। नंबर 2, अभी जो सीरो प्रेवलेंस की रिपोर्ट्स आ रही हैं उस हिसाब से बच्चों में काफ़ी तादाद में करीब 60% ऐसे जो ज़्यादा बच्चे हैं वो सीरो पॉजिटिव हो चुके हैं। तो वो भी एक राहत वाली खबर है कि अधिकांश बच्चे जो हैं अगर सीरो पॉजिटिव हैं तो उसमें इन्फेक्शन का खतरा काफ़ी कम है। देश में अभी बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ है। जायडस कैडिला की वैक्सीन ज़ाइकोव डी को 12 साल से ऊपर के बच्चों को लगाने की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अक्टूबर से पहले बच्चों को वैक्सीन लगाने की संभावना नहीं है। ऐसे में डॉक्टर त्रेहन डेल्टा प्लस वेरिएंट के खतरे को लेकर आगाह कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर पुनीत के मुताबिक संक्रमित होने पर भी बच्चों की स्थिति गंभीर नहीं होगी। मेरे को ये वार्निंग साइंस लगते हैं क्योंकि हमारे यहाँ डेल्टा प्लस भी है। अमेरिका में डेल्टा है जो पहले हमारी सेकेंड वेव के एंड में तकरीबन मिडल में आया था और उसकी वजह से काफी तादाद में हमारे पेशेंट्स जो इन्फेक्ट हुए थे वो डेल्टा से हुए। बच्चों में बहुत ही अगर इन्फेक्शन होता भी है तो डिजीज़ जो है माइल्ड होती है या फिर कोई एसिम्प्टोमेटिक रहती है। सीवियर डिजीज़ बहुत ही कम बच्चों में होती है। स्कूल खोलने पर एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय के बीच ये समझना जरूरी है कि बच्चों की क्लासरूम की पढ़ाई की क्या अहमियत है। देश में सिर्फ 23% छात्रों के पास ऑनलाइन क्लास लेने के उपकरण हैं, जबकि 77% स्टूडेंट्स के पास ऑनलाइन के उपकरण मौजूद ही नहीं है। इसके अलावा बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास में रुकावट पैदा हो रही है। छात्रों की नींव कमजोर हो रही है, खासकर गणित, विज्ञान और भाषाओं के विषयों में खासा नुकसान हो रहा है। अभिभावकों का असमंजस ये है कि वो बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए स्कूल भेजना तो चाहते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के साथ कोई समझौता मंजूर नहीं। ऐसे में हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि जल्द से जल्द सुरक्षित माहौल में बच्चों की स्कूल की पढ़ाई शुरू हो, लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है कि कोरोना का खतरा बना हुआ है। क्या करें क्या ना करें, ये ही चिंता हर माता पिता को सता रही है। दिल्ली में 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे, जबकि 8 सितंबर से 6वीं से 8वीं तक के स्कूल खुल जाएंगे। देश के बाकी राज्यों में स्कूल कॉलेज खोलने पर क्या फैसला लिया गया है, जान लेते हैं शिखा से। तो देखिए, दिल्ली में परसों से कई चरणों में स्कूल खुल जाएंगे। आइए देख लेते हैं प्रमुख राज्यों में अभी स्थिति फिलहाल क्या है स्कूल और कॉलेजेस को लेकर के। तो सबसे पहले अगर इन राज्यों में हम अब बात करें उत्तर प्रदेश की, तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश में 16 अगस्त से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल और कॉलेजेस खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही 24 अगस्त से 6वीं से 8वीं तक के स्कूल को खोल दिया गया। दूसरे राज्य यानी एमपी की बात करें तो 26 जुलाई से 11वीं से 12वीं तक के स्कूल और कॉलेजेस जो हैं उन्हें खोल दिया गया। बिहार के बारे में आपको बताएं 10 अगस्त से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल और कॉलेजेस खोल दिए गए। वेस्ट बंगाल यानी बंगाल की बात करें तो स्कूल कॉलेजेस फिलहाल वेस्ट बंगाल में बंद रहेंगे, क्योंकि दुर्गा पूजा के बाद हालात देखने के बाद ही वेस्ट बंगाल में कोई फैसला किया जाएगा। महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो स्कूल कॉलेजेस फिलहाल महाराष्ट्र में भी बंद करने का फैसला लिया गया है। टीचर्स का चूंकि वैक्सीनेशन फिलहाल वहां पूरा नहीं है, इसीलिए टीचर्स के वैक्सीनेशन के पूरे होने के बाद ही महाराष्ट्र में कोई फैसला लिया जाएगा। पंजाब की अगर बात करें तो 2 अगस्त से सभी स्कूल और कॉलेजेस खोल दिए गए हैं पंजाब में। हरियाणा में 16 जुलाई से ही सभी स्कूल और कॉलेजेस खोल दिए गए। हिमाचल प्रदेश में 4 सितंबर से स्कूल बंद हैं फिलहाल। और राजस्थान के बारे में आपको बताएं 23 सितंबर से स्कूल और कॉलेजेस खोले जाएंगे। राजस्थान का हम जिक्र कर रहे हैं। और कर्नाटक की अगर बात करें तो 23 अगस्त से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल और कॉलेजेस खुले हैं।
इसके साथ ही 1 से 8वीं कक्षा तक के जो स्कूल हैं, क्लासेस होंगे, वो अभी तक उन पर कर्नाटक में फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। दरअसल बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर उनमें कोरोना के खतरे को लेकर अलग अलग विशेषज्ञों और एजेंसियों की तरफ से इतनी बातें कही जा चुकी हैं कि अभिभावक भी अब समझ नहीं पा रहे कि वो किसे सही माने और किसे गलत, और इसलिए स्कूल के मुद्दे पर अभिभावकों की राय इतनी ज्यादा बटी हुई नजर आ रही है। और देखिए, पंजाब में भी सियासत जोरों पर है। पंजाब कांग्रेस का विवाद सुलझाने में जुटे प्रभारी हरीश रावत पर ही पार्टी के विधायक सवाल उठाने लगे हैं। कैप्टन के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात कहे जाने पर सिद्धू खेमे की तरफ से ऐतराज जताया गया है। पंजाब कांग्रेस में अमरिंदर और सिद्धू के बीच चल रहे टकराव में अब पार्टी महासचिव परगट सिंह की एंट्री हुई है। सिद्धू के करीबी माने जाने वाले परगट सिंह ने कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत से पूछा कि कैप्टन के चेहरे पर चुनाव लड़ने का फैसला कब और किसने लिया। ਹੁਣ तक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ नहीं लगता कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। नहीं मैं तो कहना बहुत बदकिस्मती है, क्योंकि रिपील करने की बजाय ये बीजेपी बेसिकली जिद कर रही है कि इन्हां दे उत्ते अत्याचार जिहड़ा वो होवे और उहदा जिहड़ा रिफ्लैक्शन आ वो पंजाब दे विच होवे। मैनूं नहीं लगता। दरअसल कुछ दिन पहले कैप्टन और सिद्धू के झगड़े को शांत करने की कोशिश में पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने कहा था कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को कैप्टन के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। 3 दिन पहले सिद्धू ने कहा था कि अगर उन्हें फैसले लेने से रोका गया तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे। पंजाब कांग्रेस की कलह खत्म करने के लिए हरीश रावत ने सोनिया गांधी से मुलाकात करके दोनों पक्षों को संयम बरतने की सलाह दी थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद झगड़ा सुलझता नहीं दिख रहा और अब सिद्धू चुप है तो उनके खेमे से दूसरी आवाजें उठने लगी हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक बड़ी बात कही है जिसको देश के हर नागरिक को सुनना और समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि महामारी की तरफ फैल रहा है फेक न्यूज और सरकारी बयान को अंतिम सच नहीं माना जाना चाहिए। All policies of the state can be assumed to have been formed on their basis of what the truth of our society is. However, this is by no means something which leads to the conclusion that the state cannot indulge in falsehood for political reasons, even in democracies. The role of the United States in the Vietnam War did not see daylight until the Pentagon Papers were published. In the context of the COVID-19 pandemic, we see that there is an increasing trend of countries across the world who are trying to manipulate data on the COVID-19 infection rate and deaths. दरअसल जस्टिस चंद्रचूड़ ने स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर सिटीजन्स एंड द लॉ विषय पर लेक्चर देते हुए ये बात कही। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा समय में इंटरनेट के प्रचलन के साथ साथ फेक न्यूज भी जोर पकड़ रही है। It is undeniable that the phenomenon of fake news is on the rise. A pertinent example of this is that the World Health Organization recently termed the current COVID-19 pandemic as also being an infodemic due to the overabundance of misinformation online. उन्होंने नोआम चोम्स्की के लेख का उल्लेख करते हुए जोर दिया कि बुद्धिजीवियों की जिम्मेदारी है कि वो सरकारी झूठ को उजागर करें। Noam Chomsky, in his celebrated article, The Responsibility of Intellectuals, which was written in the context of the US ongoing involvement in the war in Vietnam, noted that it was the duty of intellectuals to speak the truth and expose the lies of the state as its experts. जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये बातें एक लेक्चर के दौरान कही तो कांग्रेस नेता और खुद पेशे से वकील कपिल सिब्बल ने इसी बहाने सरकार, मीडिया और अदालत सब पर सवाल उठा दिए। मैं उनका समर्थन भी करता हूं, लेकिन पर्दाफाश करेगा कौन? या तो मीडिया लाएगा या अदालतें लाएंगी। मैं कई बार देखता हूं कि जो सरकार कहती है, अदालतें कई बार जो भी वो कहते हैं वो समझते हैं कि यही एक सच्चाई है। तो अगर अदालतों में उनके झूठ का पर्दाफाश नहीं होगा और मीडिया उनके झूठ को छिपाएगा तो सच्चाई सामने आएगी कैसे? इस मुद्दे पर आज भी राजनीति गर्म रह सकती है और विपक्ष जस्टिस चंद्रचूड़ के इस बयान को सरकार पर निशाना साधने के लिए इस्तेमाल कर सकता है।
तो चलिए वक्त हो गया है आपके हमारे पसंदीदा सेगमेंट आज के कार्टून का। इरफान जी स्टूडियो में मौजूद भी है और उन्होंने अपना कार्टून कंप्लीट भी कर लिया है। इरफान जी, आपके कार्टून में ये रामपुर की तस्वीरें तो नहीं है जहां पर मंत्री जी को उन्हीं के विकास कार्यों का जायजा लोगों ने करवा दिया? जी जी, वहीं की हैं। जैसे कहते ना वो कि अपने पैर जमीन पे मत रखिए वरना मैले हो जाएंगे। मैले भी कैसे हो जाएंगे। वो जनता ने बताया कि आए दिन हम तो अपने पैरों को इस तरह मैला करते रहते हैं मंत्री जी, आज आप उतरिए गाड़ी से और उतरकर अपने पैरों को ज़रा उस जगह रख के देखिए जैसे हम रोज़ रोज़ रखते हैं। तो नेताओं को और मंत्रियों को हमारी ये बात महसूस करनी चाहिए कि आए दिन जनता जिन मुसीबतों से दो चार होती है, कभी कभी वो भी इसका मजा चखें। बिल्कुल, जनता ने नेताजी को आईना दिखा दिया। हाँ, क्योंकि देखिए हवाई सर्वे तो करते रहते हैं ये नेता, लेकिन ये जमीनी हकीकत भी जानने उनके लिए बहुत जरूरी थी। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी आपका। ABP न्यूज आपको रखे आगे।